ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। भारत में 40 धरोहरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 1983 के बाद से स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने एक विषय निर्धारित किया है और हर साल इसे अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चैलेंज थीम के तहत मनाया जाएगा। लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल 54 वोट से गिरा। पास होने के लिए चाहिए थे 352 वोट, मिले 298। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार रही नाकाम। 131वां संविधान संशोधन बिल पास होने पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, भारत ने देख लिया संविधान पर आक्रमण, इंडिया ने रोक दिया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद एक्शन मोड में बीजेपी। आज देश भर में करेगी प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर भी उठाया जाएगा मुद्दा। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। खुरई लामलोंग इलाके में हालात हुए तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का किया गया इस्तेमाल। कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट मामला। रिवीजन पिटीशन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट पूछेगा सवाल। तमिलनाडु दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राज्य में करेंगे 3 बड़ी रैलियों को संबोधित। राज्य में 23 अप्रैल को होने हैं विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल दौरे पर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में आदिवासी बहुल इलाकों में शुरू करेंगे प्रचार। कोयम्बटूर में बड़ा हादसा। मोड़ पर नियंत्रण खोकर खाई में गिरी टूरिस्ट वैन। 9 पर्यटकों की गई जान। पुणे एयरपोर्ट पर देर रात चला बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त रनवे पर फंसा आईएएफ का फाइटर जेट। 8 घंटे बंद रहा रनवे। 91 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। 18,25,000 श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के खुलेंगे कपाट। अमेरिका और ईरान बातचीत के नए दौर के लिए तैयार। 20 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी बैठक। CNN ने ईरानी अधिकारी के हवाले से दी जानकारी। ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। तेहरान ने खारिज किया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। कहा, ऐसी कोई डील नहीं। होर्मुज पर अभी भी फंसा है पेच। ईरान के स्पीकर गालिबफ ने कहा, सोशल मीडिया से नहीं खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा झूठा। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही काठमांडू में हलचल तेज। अचानक नेपाल पहुंच रहे अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री समीर पॉल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दाम। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे सैनिक। सीरियाई सरकार बोली, अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। बांग्लादेश की लाइफलाइन बना भारत। ऊर्जा संकट के बीच 5,000 टन अतिरिक्त डीजल की सप्लाई। अब तक 30,000 टन डीजल की आपूर्ति। भारत बना दुनिया का भरोसेमंद निवेश ठिकाना। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे का दावा। वैश्विक अनिश्चितताओं में भी पूंजी बाजार मजबूत। 2026 की पहली तिमाही में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में गिरावट। 2026 की शुरुआत में शिपमेंट 3% घटा। काउंटर पॉइंट्स की रिपोर्ट में दावा। 6 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन। 2030 तक सड़कों से हटेंगे एलपीजी गैस टैंकर। 12,500 करोड़ के निवेश से सरकार बिछाएगी 2500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। देश के ऑयल एंड गैस रेगुलेटर PNGRB ने बनाई योजना। विदेशी मुद्रा भंडार में शानदार वापसी। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 3.8 अरब डॉलर के उछाल के साथ फिर 700 अरब डॉलर पार। RBI ने जारी किए ताजा आंकड़े। जय हिंद।
मध्य प्रदेश में उस वक्त बवाल मच गया जब बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने अपनी थार से सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग और 2 अन्य राहगीर घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब दिनेश लोधी करेरा की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार थार ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी बीजेपी विधायक के बेटे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उल्टा उसने ये कबूल किया कि ये सब जानबूझकर किया गया है। विधायक के बेटे का कहना है कि बाइक वालों को लगातार हॉर्न देने के बाद भी वो हट नहीं रहे थे, इसलिए उसने गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी चपेट में आम जनता भी आ गई। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती है, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा है, ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है, बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, 3 बैठे हैं बाइक पे और ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। इस घटना ने बीजेपी विधायक और उनके बेटे समेत पूरी बीजेपी को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर दबंगई के आरोप भी लग रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी का ये वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो बता रहा है कि हॉर्न बजाने के बावजूद वो बाइक लहरा रहे थे, इसलिए गाड़ी चढ़ा दी। इसी के साथ पार्टी ने एक्स पर लिखा कि मैं हॉर्न दे रहा था, साइड नहीं दिया तो कुचल दिया। ये दिनेश लोधी है, मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बेटा। बीजेपी विधायक के बेटे ने राह चलते 5 लोगों पर थार चढ़ा दी और घायलों को धमकाने भी लगा। जब उसे पता चला कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसे बंद करवाया, फिर अपने गुंडों के साथ मिलकर घायलों से मारपीट भी की। जब पुलिस आई तो कांस्टेबल का कॉलर पकड़कर कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरा बाप बीजेपी विधायक है, अपराधों को भी निपटा देगा। ये है बीजेपी का जंगल राज, जहां बीजेपी के नेता जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं और अपनी हनक दिखाते हैं। इस घटना के बाद बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है। लेकर माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन पर चल रही तीखी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। इस दौरान राहुल का एक अलग अंदाज देखने को मिला। राहुल ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, वहीं उन्होंने पीएम मोदी को लेकर हल्के अंदाज में एक बड़ा बयान दिया। And myself don't have that wife issue. So we don't get that. राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा कि पीएम और मुझे पत्नी वाला मुद्दा नहीं है, जिससे सदन में हंसी का माहौल बन गया। राहुल के बयान पर सांसदों ने खूब ठहाके लगाए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मेरे पास वो पत्नी का साथ नहीं है, इसलिए हमें वो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास हमारी माताएं और बहनें हैं। राहुल ने यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा कि कल मैं बैठा था, अपनी बहन को देख रहा था, उसने 5 मिनट में वो कर दिखाया जो मैं शायद अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में नहीं कर पाया। उसने अमित शाह को हंसा दिया। मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। बहस के दौरान राहुल गांधी के इस बयान से संसद का माहौल खुशनुमा हो गया। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे श्रमिकों और पुलिस के बीच चल रहा विवाद अब बड़े राजनीतिक ड्रामे में बदल गया है। समाजवादी पार्टी का एक 10 सदस्यीय डेलीगेशन मजदूरों से मिलने नोएडा जा रहा था, जिसे पुलिस ने डीएनडी फ्लाईवे पर ही रोक लिया। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जा रहे इस दल को पुलिस ने कानून व्यवस्था और धारा 163 का हवाला देकर आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने पहले ही नेताओं को नोटिस जारी किया था। जब विवाद बढ़ा तो पुलिस ने सपा नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइंस भेज दिया। सपा ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र का खात्मा करार दिया है। माता प्रसाद पांडे जब डेलीगेशन के साथ निकले तो उन्होंने बताया, भाई हम आए हैं, हम यहाँ जो मजदूरों के खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको वेतन नहीं दिया जाता था,
24 घंटा काम कराने की कोशिश हो जा रही थी। उन लोगों ने अपनी मांग उठाई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर को उसे देखना चाहिए था, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जब मामला पड़ गया तो लाठी चलाया, मारा पीटा, लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखा, जेलों में डाला। इसी के बारे में मजदूरों से बात करने आया। माधव प्रसाद पांडे ने नोएडा हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन के दावों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान कनेक्शन है तो सरकार पाकिस्तान से लड़े, हमें क्यों रोक रहे हैं? हम तो सिर्फ पीड़ितों का हाल जानने आए हैं। वहीं डॉक्टर आश्रय गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए मजदूरों का दमन कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए कड़ी निंदा की है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बॉर्डर पर भारी बल तैनात कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि डेलीगेशन की मुलाकात पुलिस लाइंस में ही कुछ मजदूर प्रतिनिधियों से कराई जाएगी, लेकिन सपा ने साफ किया है कि वो श्रमिकों के सम्मानजनक वेतन की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक नया गुट बनता दिख रहा है। कूटनीतिक गलियारों में इसे इस्लामिक क्वाड जिसे नाम से पुकारा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी, मगर संकेत साफ है कि चारों देश किसी बड़े फ्रेमवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि अचानक ऐसी हलचल क्यों बढ़ गई है? ये कवायद पूरे ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बना दिया है। ऊर्जा सप्लाई, समुद्री रास्ते और सुरक्षा तीनों ही मोर्चों पर खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चारों देश समझ रहे हैं कि अकेले चलना अब मुश्किल हो सकता है, इसलिए साथ मिलकर रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। तुर्की के शहर अंताल्या में होने वाले अंटाल्या डिप्लोमेसी फोरम इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा मंच बन गया। यहाँ इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम मीटिंग होने वाली है, जो आधिकारिक कार्यक्रम के इतर होगी, यानी पर्दे के पीछे गंभीर बातचीत होगी। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहली बैठक नहीं, पहली मीटिंग रियाद में हुई, दूसरी इस्लामाबाद में और अब तीसरी अंताल्या में होने जा रही है। लगातार बैठकों से साफ है कि मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं बल्कि ठोस ढांचे की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल है कि इस नए गुट का असली मकसद क्या है? ऊपर से देखा जाए तो ये पहल क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सहयोग के नाम पर है, लेकिन इसके पीछे कई परतें हैं। सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाना, खुफिया और सैन्य सहयोग बढ़ाना और आर्थिक तालमेल मजबूत करना, बड़े वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी पोजीशन लेना। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये धीरे धीरे एक मिनी सैन्य गठबंधन का रूप ले सकता है, कुछ वैसा ही जैसे नाटो है, लेकिन इस्लामी देशों के संदर्भ में। अब सवाल है कि क्या वाकई ये इस्लामिक नाटो बन सकता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प है और उलझी भी हुई है। चारों देशों के अपने अपने हित और टकराव है। तुर्की और मिस्र के बीच पहले राजनीतिक मतभेद रहे हैं। सऊदी अरब और तुर्की की नेतृत्व की होड़ है। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां हैं। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि नाम बड़ा, असर सीमित भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम देशों के कई मंच जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अक्सर एकजुट सैन्य प्रतिक्रिया देने में असफल रहे हैं। अब सवाल है कि फिर भी ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अब समीकरण बदल रहे हैं। पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश है, क्षेत्रीय समस्याओं का रीजनल सॉल्यूशन, चीन और रूस जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब भारत का बड़ा तेल सप्लायर और ट्रेड पार्टनर है। मिस्र के पास स्वेज नहर है जो वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से मजबूत हो रही है और पाकिस्तान तो पहले से ही भारत का प्रतिद्वंदी है। अगर ये चारों देश किसी साझा रणनीति पर एकमत होते हैं तो कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय राजनीति में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह सिर्फ कूटनीतिक बातचीत है या आने वाले समय में नई शक्ति संतुलन की शुरुआत। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक आकार ले रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं इकबाल साहिल, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर अमरावती से। मैं प्रभाग नंबर 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी से आता हूँ। मेरे साथ में मेरे जो चुन के आए हैं वो तीनों चारों नगर सेवक मौजूद है। हमारे प्रभाग में 60% SIR का मैपिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हमने तहकीक की, मालूम किया तो बहुत सारा मैपिंग का जो डाटा है वो डिलीट हो गया। तो आज हमने उप जिला अधिकारी साहब से मुलाकात की, वो बात मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने उनके जूनियर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बात एक्सेप्ट की उप जिला अधिकारी साहब ने कि ऐसा हुआ है। तो मैं
अमरावती शहर के तमाम जिम्मेदारान से बात की गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने इलाकों को भी चेक करे। क्या ये खिलवाड़ पूरे शहर के साथ हो रहा है? क्या ये खिलवाड़ पूरे अमरावती शहर, अमरावती जिला, पूरे महाराष्ट्र भर में हो रहा है? आप अपने अपने इलाकों को चेक करें। हम प्रभाग नंबर 4 से आते हैं। हमने ये बात देखी कि बहुत सारा डाटा डिलीट हुआ, तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? ये बात की तहकीक हो। अगर ये बात की तहकीक नहीं हुई, वो डाटा रिकवर नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम पूरे अमरावती शहर को लाकर यहाँ पर घेराबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सलाउद्दीन खान, एमआईएम अमरावती नगर सेवक को प्रभाग क्रमांक 4 से। मैपिंग होने के बाद में जो डाटा चोरी हो रहा है, जो डाटा गायब हो रहा है, हम उसके ध्यान में लाने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए थे। जो लोग बीएलओज हैं, जो लोग मैपिंग कर रहे हैं, उनके पास से रेगुलर उनका डाटा 60% से ज्यादा गायब हो रहा है। मतलब जिन लोगों ने 1000 लोगों का मैपिंग कर लिया है, तो उनके पास में सिर्फ 600 लोगों का डाटा है, 400 लोगों का डाटा उड़ चुका है। और ये डाटा जो यहाँ पे चोरी हो रही है डाटा की, तो इसके बारे में सारे अधिकारियों को मालूम है। ये लोग इस बात को छुपा रहे हैं। तो मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप खास तौर पे ध्यान दीजिए और डाटा रिकवर कीजिए और लोगों के साथ में धोखेबाजी होने से रोकिए। हम इसीलिए यहाँ पे आए। अगर ये डाटा रिकवर नहीं हुआ और लोगों के साथ में इंसाफ नहीं हुआ अमरावती जिला, अमरावती शहर के मतदाताओं के साथ में, तो कलेक्टर ऑफिस पे जितने लोगों की मैपिंग में नाम उड़े हैं, उन तमाम को हम यहाँ पे लाकर खड़े कर देंगे। ये पूरा जिले कार्यालय को जो है हजारों लोगों से भर देंगे हम।